वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो स्टोरी कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है इंडिगो और ये स्टोरी लिखा है लुइस फिशर ने। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उनका एक बुक है, उसी में से ये चैप्टर एक छोटा सा एक्सर्प्ट जो है वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो इंडिगो के राइटर कौन है? लुइस फिशर। लुइस फिशर एक जर्नलिस्ट थे और वो ब्रिटिश आर्मी में भी वॉलंटियर का काम किया करते थे। उन्होंने इस चैप्टर में ये बताया है कि महात्मा गांधी जो काफ़ी जाने माने हस्ती हैं इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उनका जो करियर है कैसे शुरुआत हुआ था, कैसे उन्होंने ब्रिटिश की इनजस्टिस के खिलाफ चंपारण से शुरुआत किया था, इसका जो डिटेल्स है वो इस स्टोरी में आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी। अब यहाँ पे आई कौन है? आई लुइस फिशर है। तो लुइस फिशर गांधी से मुलाकात करते हैं। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. वो बोलते हैं कि जब वो पहली बार गांधी जी से 1942 में मिले उनके आश्रम में सेवाग्राम में सेंट्रल इंडिया में, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो कैसे हुआ था कि मैंने ब्रिटिश के डिपार्चर यानी मैंने ब्रिटिश को जाने पे इंडिया से मजबूर किया। ऐसा 1917 से शुरू हुआ। He had gone to the December 1916 annual convention of Congress Party in Lucknow. 1916 में एनुअल मीटिंग होता है कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में, वो वहाँ पे वो गए थे। तब एक पीजेंट, एक फार्मर जो है वो आता है, केम अप टू मी पुअर एंड इमैशिएटेड। इमैशिएटेड यानी बहुत लीन थिन पतला दुबला आदमी रहता है, पुअर रहता है। बोलता है कि हम राजकुमार शुक्ला हैं और हम चंपारण से आए हैं, ठीक है। और ये एक शेयर क्रॉपर रहता है और इलिटरेट लेकिन रिजोल्यूट रहता है। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है कि आप जिस खेत में खेती कर रहे हैं, जिस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, वो पूरी आपका नहीं है, लैंडलॉर्ड सिस्टम में है, कोई ज़मींदार का है, और उसमें भी आप शेयर क्रॉपिंग कर रहे हैं यानी वो पूरा लैंड पे आप क्रॉप्स नहीं उगा रहे हैं। तो वो एक शेयर क्रॉपर था, इलिटरेट था, अनपढ़ था, लेकिन रिजोल्यूट था। रिजोल्यूट का मतलब डेटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। तो वो कंप्लेन करने आया था गांधी जी से अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है बिहार में ये कितना इनजस्टिस कर रहे हैं, इसके बारे में कंप्लेन करने आया था। ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब गांधी जी बोलते हैं कि उनका कानपुर में अपॉइंटमेंट है और वो उसको बोलते हैं कि वो आश्रम में, अहमदाबाद जो आश्रम में है वहाँ पे उनको रिटर्न भी करना है। लेकिन क्या होता है कि ये जो फार्मर है, ये जो राजकुमार शुक्ला नाम का फार्मर है, ये गांधी जी को हर जगह फॉलो करता है। पहले तो वो कानपुर में जाता है, उसके बाद वो अहमदाबाद में जाता है। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप समथिंग फर्मली, यानी कि आप किसी चीज़ के लिए एकदम दृढ़ निश्चय हो और आप उसमें अडिग हो, ठीक है। तो क्योंकि ये इनको हर जगह एकम्पनी करता है, हर जगह इनको पहुंचता है, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, वो बोलते हैं कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा, मुझे कैलकाटा को रहना है इस दिन में, तो मुझे वहाँ से ले जाना। अब वो देखते हैं कि वो उसी स्पॉट पे भी आ जाता है, कैलकाटा के अपॉइंटेड स्पॉट में भी आ जाता है। टू ऑफ देम टेक अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब जब वो इतने जगह उनको फॉलो करता है तो गांधी जी फाइनली मान जाते हैं। कैलकाटा में जब वो उनको लेने आता है तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों एक ट्रेन में बैठते हैं और पटना के लिए रवाना होते हैं बिहार में। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब राजकुमार शुक्ला एक लॉयर को जानता था, एक वकील को, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो कि लेटर में क्या बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी और इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इनके घर में कौन लेके जाता है गांधी जी को? राजकुमार शुक्ला लेके जाता है। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, वो टाउन से बाहर थे, लेकिन सर्वेंट्स जो हैं वो वहाँ पे थे। तो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज गांधी। ये दोनों को ग्राउंड पे बैठे रहने देते हैं, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे वो गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को ज़मीन पर बैठे रहने देते हैं, ठीक है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी डिसाइड करते हैं कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे और उसके बाद वो टेलीग्राम भेजते हैं प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे। और उनसे उनकी मुलाकात कब हुई थी? गांधी जी की मुलाकात ये जो जेबी कृपलानी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर में, इससे मुलाकात गांधी जी की रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। तो अब ये इनको एक टेलीग्राम भेजते हैं और बोलते हैं कि हम मुजफ्फरपुर चलते हैं, ठीक है।
गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days। मुजफ्फरपुर में गांधी जी 2 दिन के लिए रुकते हैं, लेकिन किसके घर में रुकते हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर पे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 2 चीज़ है। देखिए, टेलीग्राम वो किसको भेज रहे हैं? प्रोफेसर JB कृपलानी को भेज रहे हैं, जो कि मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं। और रहते किसके घर में हैं? तो प्रोफेसर मलकानी के घर में रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। ठीक है। It was an extraordinary thing in those days, commented Gandhi, for a government professor to harbor a man like me. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. Home rule यानी अपना शासन, स्वराज। तो गांधी जी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ था उन दिनों कि कोई गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है वो मेरे जैसे आदमी को हार्बर या घर दे रहा है, रहने का शेल्टर दे रहा है। क्योंकि छोटे लोकेलिटीज़ में इंडियंस जो हैं वो बहुत भयभीत थे किसी भी ऐसे आदमी के प्रति सिंपैथी शो करने से जो कि स्वराज चाहता हो, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो या रिवॉल्ट करता हो। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण ऑन फूट। अब शेयर क्रॉपर्स जितने भी थे, जैसे राजकुमार शुक्ला जैसे जो बाकी शेयर क्रॉपर और फार्मर्स थे, वो पैदल चल के चंपारण से आते हैं, क्योंकि वो गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स रहते हैं, वकील रहते हैं, वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फार्मर के क्लाइंट के जो ग्रीफ है, सफरिंग है, जो भी उसका दुख तकलीफ है, बात है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में क्या होता है? कोई लॉयर या वकील होता है। तो मुजफ्फरपुर के लॉयर इन फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी। चाइडेड यानी स्कोल्डेड। तो गांधी लॉयर्स को स्कोल्ड करते हैं कि आप लोग बहुत बड़ा फी ले रहे हैं फार्मर्स से। वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। हम लोगों को कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। अगर जो फार्मर्स हैं वो इतना ज़्यादा डरे सहमे हुए रहते हैं कोर्ट में जाकर, तो कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूजलेस है। रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। इनके लिए रियल रिलीफ क्या है? रियल सुकून तो ये है कि इनको फियर से ही आज़ादी मिलना चाहिए। ठीक है। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब सबसे पहले तो क्योंकि चैप्टर का नाम इंडिगो है, तो आप ये जान जाइए कि इंडिगो होता क्या है। इंडिगो एक तरह का परफ्यूम होता है जो कि प्लांट से निकाला जाता है। ठीक है। तो इंडिगो जो है वो क्रॉप की तरह, कमर्शियल क्रॉप की तरह उगाया जा रहा था इंडिया की ज़मीन पर। बिहार के चंपारण की भूमि पर ये उगाया जा रहा था, और ब्रिटिश के जो शासक हैं वो ऐसा मजबूर कर रहे थे इनको उगाने के लिए। तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, वो सारे ही टेनेंट्स को, फार्मर्स को कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं कि उन्हें अपने ज़मीन का 3/20 या 15% जो है वो इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। और जितना भी इंडिगो हार्वेस्ट होगा, जितना भी इंडिगो का खेती होगा, वो उनको रेंट की तरह देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीन पे वो अपना खेती कर रहे हैं, तो उनको रेंट में ये सारा हार्वेस्ट देना पड़ेगा। अब लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है कि जर्मनी जो है वो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, यानी आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप कर लिया है। फैक्ट्रीज़ में केमिकली बनाया जाने वाला इंडिगो जो है वो डेवलप हो चुका है जर्मनी में। ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, दे वांटेड देयर मनी बैक। अब इसका जानकारी जो अनपढ़ फार्मर्स हैं उन तक भी पहुंचता है, और वो अपना पैसा वापस चाहते हैं। गांधी अराइव्ड इन चंपारण। पैसा वापस चाहते हैं मतलब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दोनों मिलके एक तरह से फार्मर्स को लूट रहे थे। तो इसीलिए फार्मर्स जो हैं वो अपना पैसा वापस चाहते हैं, अपना अधिकार जो है वो वापस चाहते हैं। गांधी अराइव्ड इन चंपारण। गांधी चंपारण पहुंचते हैं। पहले कहाँ गए थे? मुजफ्फरपुर गए थे। अब कहाँ आ गए हैं? चंपारण में आ गए हैं, जहाँ का राजकुमार शुक्ला निवासी है, रहने वाला है। ही विजिटेड सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं। उसके बाद तिरहुत डिवीज़न के ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं, और वो जो है वो गांधी को एडवाइस देता है कि वो तिरहुत छोड़कर चले जाएं। लीव तिरहुत, वो तिरहुत छोड़कर चले जाए। लेकिन गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं? मोतीहारी चले जाते हैं, जो कि चंपारण का कैपिटल है।
एक रिपोर्ट आता है कि पीजेंट वॉज माल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज, यानी कि बगल के गांव में एक फार्मर के साथ बुरा ट्रीटमेंट हुआ है। तो गांधी डिसाइड करते हैं जाके देखने का, और वो स्टार्ट किस पे करते हैं, एलिफेंट के बैक के ऊपर, हाथी के बैक के ऊपर वो बैठ के जाते हैं। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर है वो उनको ओवरटुक कर लेता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर बोलता है कि तुम अपने टाउन में रिटर्न कर जाओ, ठीक है, यानी वापस चले जाओ, गांधी जी को बोलता है अपने कैरेज में। तो गांधी कंप्लाइड, यानी कि अपने कैरेज में अपना जो गाड़ी रहता है उसमें ये पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उनको साथ लेके वापस ले आता है, और गांधी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा ही करते हैं। अब ऑफिशियल नोटिस भी मिलता है गांधी जी को कि वो क्विट कर दे चंपारण, यानी चंपारण छोड़कर चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसिप्ट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जो है वो साइन करके देते हैं कि वो इस ऑर्डर का डिसोबे करेंगे, यानी वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। अब गांधी को एक कॉल मिलता है, एक बुलावा आता है कि उनको दूसरे दिन कोर्ट में अपीयर होना है। तो गांधी जो हैं वो अपने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजते हैं कि उनको बिहार से अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आना है, यानी जाने माने फ्रेंड्स के साथ उनको बिहार से आना है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, यानी फुल ऑफ फार्मर्स। सुबह सुबह वो देखते हैं कि मोतिहारी जो कैपिटल है चंपारण का, वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स गांधी जी के सपोर्ट में आए हुए थे। उनको नहीं पता था कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड है, यानी गांधी जी जो हैं वो उन्होंने लॉ का प्रैक्टिस किया था साउथ अफ्रीका जाके, इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक फार्मर्स को ये लग रहा था कि गांधी जी एक भले आदमी हैं जो कि उनका साथ दे रहे हैं। तो डेमॉन्स्ट्रेशन होता है थाउजेंड्स में अराउंड द कोर्ट हाउस के बाहर थाउजेंड्स में फार्मर्स जो हैं वो जमा होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, एक तरह से आंदोलन करते हैं, बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो अब क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, जो डर था ब्रिटिश के खिलाफ उससे उनको आज़ादी मिल रही है, उससे उनका लिबरेशन हो रहा है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब जो प्रोसिक्यूटर है, जो गांधी जी पे आरोप लगाया था कोर्ट में, वो रिक्वेस्ट करता है जज को, इतने सारे लोगों को देख के, कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो गांधी जो है वो कोर्ट को बतलाते हैं कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में है, वो ड्यूटीज़ का धर्म संकट में है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ है। एक तरफ ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि वो इंसानियत और जो राष्ट्रीय सेवा है वो वाला काम करें। He disregarded the order in obedience to the higher law, the voice of conscience. उन्होंने कोर्ट के जो लॉ है उसको उल्लंघन इसीलिए किया क्योंकि जो ऊपरी लॉ है, जो ऊपरी कानून है, कॉन्शियंस है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, यानी आत्मा की आवाज़ को उन्होंने सुना है, हायर लॉ को उन्होंने ओबे किया है, और इस वजह से कोर्ट का जो गलत लॉ है उसका उन्होंने विरोध किया है। ये धर्म संकट में है, ऐसा वो कोर्ट को बतलाते हैं। अब उनकी बातें सुनकर जो मैजिस्ट्रेट रहता है वो बोलता है कि 2 आवर का रिसेस हो जाए। 2 आवर का रिसेस हो जाता है, और उसके बाद वो गांधी जी को बोलते हैं कि एक काम करो, उतने देर तक 2 घंटे तक तुम बेल लेने का कोशिश करो। तो गांधी जी मना कर देते हैं, और जज जो है वो बिना बेल के ही गांधी जी को रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब आते हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। इतने सारे इम्पॉर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल, जाने माने लॉयर्स जो हैं वो बिहार से आते हैं। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अब ये लोग बात कर रहे हैं गांधी जी से कि क्या होगा, क्या वो लोग करेंगे अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया जाए तो। They thought amongst themselves that Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. वो आपस में बात करते हैं कि गांधी जी तो बिल्कुल एक अजनबी हैं, लेकिन फिर भी वो जेल जाने के लिए तैयार हैं फार्मर्स के लिए। If they on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. अगर ये लोग जो कि ना सिर्फ आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के रेसिडेंट हैं, निवासी हैं, बल्कि ये लोग क्लेम करते हैं कि इन लोगों ने इन फार्मर्स की सेवा भी करी है, अगर ये लोग इस समय घर चले जाएंगे तो ये एक शेमफुल डेजर्शन होगा। डेजर्शन यानी किसी को छोड़कर, कर्तव्य छोड़कर भागना। ठीक है, तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। वो जाकर गांधी जी से बोलते हैं ये लोग सभी कि ये लोग भी गांधी जी को जेल में एकम्पनी करेंगे, यानी अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो ये लोग भी जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड।
तो इनकी बातें सुनकर गांधी जी बोलते हैं कि बस अब काम हो गया, अब चंपारण का जो बैटल है, जो जंग है, वो हमने जीत लिया है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस का, वो ऑर्डर करता है कि इस केस को ड्रॉप ही कर दिया जाए, इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, जीत। सिविल यानी सिविलियंस, आर्मी मैन को छोड़ के कंट्री के, देश के सभी निवासियों को सिविलियंस बोला जाता है। और डिसोबीडियंस यानी किसी भी चीज़ को ओबे नहीं करना। तो इस बार क्या हुआ है कि सिविलियंस जो हैं वो कोर्ट के ऑर्डर को, सरकारी व्यवस्था को जो डिसोबे कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हुआ था 1930 में इंडिया में। तो यहाँ पे पहली बार क्या हुआ है, मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस जीत गया है। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन। डिपोजिशन क्या होता है, देखिए डिपोजिशन का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टिमनी, एविडेंस मेड अंडर ओथ एंड टेकन डाउन इन राइटिंग बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट का कोई अथॉरिटी वाला ऑफिसर आपके द्वारा लिखा गया कोई शपथ जो है वो राइटिंग में आपसे लेता है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिपोजिशंस जो हैं बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन, 10,000 फार्मर्स जो हैं वो अपना शपथ लिखते हैं, राइटिंग में अपना व्यथा, अपना दुख जो है वो बतलाते हैं और क्या क्या उनके साथ गलत हुआ है इसका एक रिटन रिपोर्ट वो जो है लिख के देते हैं एज अ रिटन एविडेंस। ठीक है, सर एडवर्ड गेट जो हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो वहाँ पे इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को बुलाते हैं सर एडवर्ड गेट जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. और फिर से वो सिविल डिसोबीडियंस का लंबा चौड़ा प्लान बनाकर अपने दोस्तों, अपने जाने माने लोगों को बतलाते हैं कि अगर वो वापस लौट कर नहीं आए, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें बुलाया है और अगर वो वापस लौट कर नहीं आए तो क्या क्या प्लान आप लोगों को करना है वो ये सब बतलाते हैं। अब 4 इंटरव्यूज़ होता है उनका लेफ्टिनेंट के साथ और एक अपॉइंटमेंट होता है ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का। यानी ये सब जो मुद्दा चल रहा है शेयर क्रॉपर्स का, लैंडलॉर्ड्स की इनजस्टिस का बिहार चंपारण में, इन सब चीज़ों, इन सब मुद्दों को लेकर एक ऑफिशियल कमीशन बनाया जाता है इंक्वायरी के लिए। ठीक है, ऑफिशियल इंक्वायरी जब होती है तो माउंटेन ऑफ एविडेंस मिलता है बिग प्लांटर्स के खिलाफ। ये जो बड़े बड़े प्लांटर्स हैं इनके खिलाफ एक माउंटेन ऑफ एविडेंस सबूत मिलता है एंड दे अग्रीड टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। वो लोग अग्री करते हैं कि हम लोगों को, फार्मर्स को रिफ़ंड देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और वो पूछते हैं कि हाउ मच मस्ट वी पे, हम लोग कितना पे करें, आपको वापस कितना पे करें। तो गांधी आस्क्ड ओनली 50%। गांधी बोलते हैं ठीक है, जितना भी आपने पैसा हमसे लूटा है आप हमको बस 50% उसका दे दीजिए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जो मेन आदमी रहता है इन लोगों के साइड से, प्लांटर्स के साइड से, वो ऑफ़र करता है कि बस वो 25% ही रिफ़ंड कर सकता है। तो गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं बाद में, मतलब 25% के लिए वो मान जाते हैं। 25%, वो 50% पहले डिमांड करते हैं, लेकिन जब ये लोग 25% देते हैं तो उसके लिए भी वो मान जाते हैं। और गांधी जी बोलते हैं यहाँ पे अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना पैसा रिटर्न किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे वो सिर्फ 25% पैसा ही रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना प्रेस्टीज भी जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। प्रेस्टीज यानी इज्जत, यानी कि उन्होंने गलती किया है, कम से कम 25% रिफंड करके वो इस बात को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है, इसीलिए गांधी जी 25% के लिए अग्री कर जाते हैं। अब पीजेंट देखता है कि उसके पास राइट्स हैं और वो करेज सीखता है। जो फार्मर है वो गांधी जी के इस एपिसोड से और इस मूवमेंट से ये सीखता है कि उसके पास भी अधिकार हैं और वो साहस सीखता है, उसके भीतर से डर खत्म हो जाता है। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। अब इंडिगो का जो यहाँ पे शेयर क्रॉपिंग करने का चंपारण में काम था वो ख़त्म हो जाता है। गांधी सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। गांधी जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस था चंपारण के विलेजेस में वो भी देखते हैं और वो उसके लिए क्या करते हैं, महादेव देसाई और नरहरी पारीख, ये 2 यंग मैन जो हैं वो इसके लिए वॉलंटियर करते हैं, यानी अपने से अपनी इच्छा से सेवा देना चाहते हैं गांधी के इस काम में, और उनकी वाइफ्स भी।
और साथ में देवदास जो गांधी जी का यंगेस्ट सन था, बेटा था, और मिसेस गांधी, ये सभी लोग मिलके चंपारण के जो गांव है उसका कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस दूर करना चाहते हैं। और उसके लिए क्या होता है, स्कूल्स को ओपन किया जाता है। कस्तूरबा बाई वहाँ पे जाके क्लिनलीनेस और सैनिटेशन का पढ़ाई जो है वो बच्चों को बतलाती है। फिर गांधी जी एक डॉक्टर को भी बुलाते हैं और 3 मेडिसिन का अरेंजमेंट करते हैं। क्या क्या? कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर। ओइंटमेंट यानी मेडिसिन। कैस्टर ऑयल किस चीज़ के लिए होता है? अगर आपको कोटेड टंग है, यानी अगर आपके टंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए कैस्टर ऑयल। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो उसके लिए सल्फर ऑइंटमेंट। तो ऐसे याद रख सकते हो, C और SS करके, ठीक है। और अगर आपको मलेरिया का प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्विनिन। अभी भी मलेरिया के प्रॉब्लम के लिए क्विनिन एक दवाई होता है। तो कोटेड टंग वाले लोगों को कैस्टर ऑयल दिया जा रहा था, मलेरिया वाले लोगों को क्विनिन दिया जा रहा था, और स्किन एरप्शंस वालों को सल्फर ऑइंटमेंट दिया जा रहा था। और गांधी जी ये भी देखते हैं कि जो विमेन के क्लोथ्स हैं वो भी काफ़ी डर्टी रहते हैं, और वो कस्तूरबा बाई से बात करते हैं कि वो विमेन से इस बारे में बात करें। तो एक वो औरत जो है वो अपने घर में, कस्तूरबा बाई एक औरत के घर में जाती हैं, उनसे बातें करती हैं, तो वो बोलती हैं कि जो साड़ी हम पहन रहे हैं वो एकमात्र साड़ी है मेरे पास। यानी काफ़ी गरीबी रहती है उस समय चंपारण के विलेजेस में। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है कि गरीबी को, सोशल कल्चरल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए गांधी जी पत्नी, बेटे और बाकी जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ काम कर रहे थे। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, जो राइटर हैं लुईस फिशर, वो गांधी जी के बारे में लिखते हैं इस चैप्टर के एंड में कि हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। लॉयल्टी मतलब वफादारी, एब्स्ट्रैक्शन मतलब विचारधारा, सिद्धांत या आइडिया। तो गांधी जी का जो वफादारी था ना, वो किसी आइडिया, विचारधारा या सिद्धांत के प्रति नहीं था। उनका वफादारी ह्यूमन बींग्स के प्रति था। जो जीवित ह्यूमन बींग्स हैं, इंसानियत है, उसके प्रति उनका वफादारी था। और वो हर संभव प्रयास कर रहे थे इन सबको दूर करने के लिए, कि लैंडलॉर्ड सिस्टम का जो इनजस्टिस है, जो ज़्यादती वो लोग फार्मर्स के साथ कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, क्लिनलीनेस को लाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ये सारा काम वो करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि क्या क्वालिटीज़ होता है एक गुड लीडर का, या फिर महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ दिखाई हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक गुड लीडर की उन्होंने अपना रिप्रेजेंट किया है। तो पहला है करेज टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द इनजस्टिस, यानी साहस होना चाहिए इनजस्टिस या गलत के खिलाफ एक स्टैंड लेने का। दूसरा क्या है, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंटेशन या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास आर्ग्यूमेंटेशन, तर्क देने का एक अच्छा कन्विंसिंग और सामने वाले को उससे अग्री करवाने का होना, स्किल होना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स होना ज़रूरी है। तीसरा क्या है, आपके भीतर दया होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए। जो पुअर और ओप्रेस्ड हैं, जो गरीब और शोषित हैं, उनके प्रति काइंडनेस होना भी चाहिए एक लीडर के भीतर। और चौथा क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द वर्किंग सेक्टर। जैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जाके लॉ प्रैक्टिस किया था, इंग्लैंड में भी जाके उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, तो उनको उस वर्किंग सेक्टर का, लॉ के सेक्टर का, कोर्ट लोग कैसे काम करते हैं, कैसे न्याय मिलता है गरीबों को या शोषित को, उसका उनको एक्सपीरियंस था, अनुभव था, प्रैक्टिकल नॉलेज था। इस वजह से वो ये काम कर पाए, एक लीडर की भूमिका अदा कर पाए। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द वर्किंग सेक्टर। और पांचवा क्या है, स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड द एबिलिटी टू कीप द टीम यूनाइटेड। टीम वर्क का स्पिरिट और वो टीम को यूनाइटेड रखने का एबिलिटी, कैसे वो अपने आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू बाकी जो जाने माने हस्ती रहते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो भी उनके साथ जेल जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो ये जो टीम स्पिरिट है और एबिलिटी है कि टीम यूनाइटेड रहे, ये भी एक लीडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।